हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। इससे पहले मैंने आपको बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड ये दोनों करा दिए हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश है और मैंने कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक और कराकर पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम कराऊंगा और इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आज हम टच करेंगे। इससे पहले जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स इस चैप्टर के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मैंने अपलोड किए हैं और वो सारे कंसोलिडेटेड आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो प्लेलिस्ट देखिए और उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे सीरियल्स देखने लगते हैं, एडिक्शन हो गया है उनको, और ऐसे सीरियल्स देखते हैं जिनका एपिसोड्स इतने सारे हो चुके हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यानी सालों चलते रहते हैं, महीनों चलते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने क्या किया कि टाइम ना ख़राब हो, तो एक चैनल हमने पहले ही स्टार्ट किया है, बहुत दिन हो गए, 2-3 महीने हो चुके हैं। और उस चैनल के अंदर हमारे पास मोटिवेशनल और एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट टाइप की कुछ कविता हैं, पोइम्स हैं, सॉन्ग्स भी हैं जो ओरिजिनल हैं, जो हमने लिखे हैं, मेरी वाइफ लिखती है, और उसको अपलोड किया जिससे कि सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स डिनर के समय 3 मिनट के, 2 मिनट के, 5 मैक्सिमम 4-5 मिनट के, उससे ज़्यादा है ही नहीं, तो आप सब लोग एंजॉय करेंगे एंड यू विल रिलेट। कुछ उनसे आपको नॉलेज भी मिलेगी, एंटरटेन भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। तो उसको देखिए और बड़े बड़े सीरियल ना देखें, टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि 11-12 है और आपको नीट का प्रिपरेशन करना है आपको। तो ठीक है, तो चलो अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने बता दिया, हाँ, उसका नाम है चैनल का नमस्ते कविता, और उसका मैं चैनल का जो लिंक है वो आपके इस जो वीडियो जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पुराने जो वीडियो हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। ठीक है, चलो चलते हैं अब हम कंट्रोल 1। तो एक तो छोटा सा टॉपिक मैं करा दूं पहले, जिसका नाम मैंने बताया था आपको, कोनिकल पेंडुलम मुझे कराना है। कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम देखिए, कोनिकल पेंडुलम वैसे ही है जैसे आप कभी कभी फेयर में जब छोटे थे, 5-6 साल, 8 साल, 10 साल के, तो फेयर में जाते थे और फेयर में एक जगह ऐसा होता था जहाँ पर रॉड्स से अटैच होती थी चीज़ें, जैसे आपके पास एक बाइक थी, एक कार थी, यानी एक हॉर्स था, यानी ऐसे चीज़ें थी, और उस पर आप बैठते थे और वो उसको घुमाता था। घुमाने के बाद आप क्या होता था, आपको बोलो, ऐसे घूम रहा है, 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 तो वर्टिकल से वो आप थोड़ा टिल्टेड हो जाते थे, तो एक कोन की शेप ले लेता था आपका जो मोशन है। तो वो कोनिकल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं। देखिए बच्चे, तो इस तरह से हमारे पास इसका जो बेस है मोशन का, ये एक सर्कल होगा, और इसका बच्चे सेंटर इधर है, ठीक है, और ये सेंटर है, और यहाँ से आपका ये समझ लो ये आप हैं, ठीक है, ये आपका हो। आप बच्चे किसी स्पीड से जा रहे हैं, v स्पीड से जा रहे हैं, रेडियस बच्चे सर्कल के आर है, ये सस्पेंडेड पार्ट है ओ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है, और आप देखो कि इसने कुछ वर्टिकल से एंगल बना लिया होगा, ये थीटा है। तो बच्चे इसका जो आंसर आएगा tan थीटा का और v में रिलेशन, देखो बच्चे क्या आने वाला है कि हमारे पास यहाँ देखो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, ये टेंशन T में स्ट्रिंग है, द टेंशन mg लग रहा है,
अब दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा कि सर्किल में घूम रहा है तो बच्चे सेंटर की तरफ एक सेंटीपिटल होगा। तो टी का बच्चे एक कंपोनेंट, चलो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करें, टी का एक कंपोनेंट ये है, इसको हम लिखेंगे टी साइन थीटा, थीटा के सामने वाला है। और इसका बच्चे एक इधर कंपोनेंट है टी का, जो है टी, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, टी कॉस थीटा। तो टी साइन थीटा क्या सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रहा है, मैंने बताया था सेंट्रल। तो क्या हो गया बच्चे बोलो, तो टी साइन थीटा सेंट्रल है, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, इक्वेशन 1। एंड टी कॉस थीटा बच्चे इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन 2। और इनको डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, यानी ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला जैसा ही आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब एक सर्कल बनाने में इसने कितना टाइम लगाया, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। वो कैसे निकालोगे, यहां तो बच्चे सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो कितना आ गया बच्चे बोलो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, स्पीड बच्चे v है, और यहां से v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा का अंडर रूट। अब ऐसा करते हैं अंडर रूट पूरा ले लेते हैं, 2 पाई तो बाहर रख लेते हैं, अंडर रूट आर को बच्चे अंदर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर अपॉन ये बच्चे है ही आर जी टेन थीटा। तो आर से आर कैंसिल हो गया, टेन थीटा एक आर बच रहा है। अब देखो यहां से इस वाले ट्राइंगल में देखो जरा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बच्चे टेन थीटा, सॉरी एक मिनट, साइन थीटा की बात करो, साइन थीटा इज इक्वल टू ये आर है इस ट्राइंगल में, देखो ना। चलो इसको ऐसा करते हैं, रुको नेक्स्ट उस पर लेके जाते हैं, ठीक है, वहां पर ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम नेक्स्ट पे लेके चलते हैं। और ये तो बच्चे था, ऐसे लेते हैं दोबारा से, ये तो था थीटा, ये था आर क्योंकि सर्कल बन रहा है, और ये बच्चे एल। तो कितना हो गया जरा बोलो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा हो गया। तो अब आप देखिए बच्चे, तो टाइम पीरियड जो बना था वो 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन, नीचे क्या था, एक मिनट, नीचे था आपका जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, ये आर की वैल्यू आ जाता है एल साइन थीटा। बच्चे कुछ कैंसिल हो रहा है तो साइन थीटा काट दो, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी तो बता सिंपल पेंडुलम का होता है, तो ये तो कोनिकल है, को माने कॉस, को तो ऐसे याद रखना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी अंडर, और एल के साथ कोनिकल का कॉस भी आ रहा है, COS।
ठीक है यहाँ तक? तो ये चैप्टर मैंने आपको सारा फिनिश कर दिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में आए हैं और थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने पर कैसा लग रहा है आपको? क्वेश्चन को पढ़ो और एकदम आंसर आ जाएगा कि आपके पास क्या हो रहा है। 3 ब्लॉक्स हैं, स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हैं, पूरा सिस्टम जो है वो 4 से एक F से पुल किया जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड V से जा रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स? यहां से सारा खेल समझ में आ गया। और ऑप्शन में जरा देखो मुझे 0 भी है। जब भी ऑप्शन में 0 आए तो थोड़ा वहां रुक कर देखो कि नेट फोर्स है, क्योंकि सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगा सकते हो कि यदि कोई बॉडी एक्सीलरेटेड नहीं है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 रहेगा। हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा, हमेशा हर एक ब्लॉक पर नेट फोर्स इज 0 ऑन ईच मास। तो हर एक मास पर बच्चे नेट फोर्स 0 रहने वाला है। हो गया? क्वेश्चन आसान था, तो आंसर आपने चेक कर लिया, आंसर 0 रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। A stone is dropped from a height h. It hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more, the momentum when it hits the ground will change by percentage में percentage increase। percentage increase कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। बच्चे आपने पहले चैप्टर्स नहीं किए हैं अभी मेरे से, तो आप ऐसा कर लो, मैं जो बता रहा हूँ देख लो। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, हर एक का है बच्चे, ये मास्टर स्ट्रोक है, अपॉन इनिशियल -1 इंटू 100। बच्चे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप इस मेथड से कर सकते हैं, फाइनल अपॉन इनिशियल -1 इंटू 100। अब ये फाइनल क्या है? मोमेंटम, यानी P2 अपॉन P1 -1 इंटू 100। अब मोमेंटम जब बच्चे ग्राउंड पर पहुंचेगा वो है बच्चे mv। v जो है जब फ्री फॉल होता है, सबको पता है बच्चे √2gh। तो हाइट ही तो चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल टू √h। ऐसे देखा करो कि किस पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चे P2 अपॉन P1 की हम बात करें तो दिस इज √h2 अपॉन h1। h2 अपॉन h1, h1 यदि 100 मीटर था तो 100% मोर यानी कि 200 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? बोलो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? तो इसकी वैल्यू हो गई है √2। तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा? तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशो √2 -1 इंटू 100। तो 1.41 -1 इंटू 100। तो दिस इज इक्वल टू बच्चे कितना? 41% क्या आंसर है? एक बार इसको मैंने कंबाइन करके दिखा दिया, दिख रहा है आपको सबको? तो ये 41% होगा आंसर, बिल्कुल है। ये मैंने कैसे कराया देख लिया आपने? तो ये 41% है। चलिए नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन बच्चे बहुत बार नीट में आया है। कभी कहता है कि उसमें से मास को रिमूव कर दिया जाए, कभी कहता है कि उसमें से मास को कितना ऐड कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन आता ही रहता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि बलून है जिसका मास m है, डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a। तो एक बलून बना लेते हैं, ये रहा बलून, इसका मास m है और ये बच्चे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a से जा रहा है। तो इस पर ज़रा लगाइए बच्चे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एक इस पर अपथ्रस्ट लग रहा होगा। तो आप इसकी इक्वेशन बनाओ, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो नीचे जा रहा है तो नीचे अनबैलेंस फोर्स हो गया mg माइनस f इज द अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a। दिस इज इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट, कितना मास इसमें से निकाल दिया जाए। अब बलून तो वही है, सपोजिंग इसमें से हमने m0 मास को रिमूव कर दिया, m0 मास इज रिमूव्ड, तो ये क्या, कितना मास बच गया, m माइनस m0। तो नीचे जो लगा बच्चे इस पर वेट कितना, m माइनस m0 इंटू जी, और ऊपर बच्चे ये f लगेगा ही। तो मुझे ये बताओ f माइनस m माइनस m0 इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ गलती करते हैं बच्चे कि m माइनस m0 नहीं लिखते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में यहाँ बच्चे f जो है ये अनवांटेड है, तो इक्वेशन 1 और 2 को यदि ऐड कर देंगे आप तो ये f बच्चे कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया mg माइनस mg प्लस, दिख रहा है आपको क्या, ये जो माइनस साइन था इस माइनस साइन ने इसके माइनस को चेंज कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया, इज इक्वल टू एम ए, और ये भी एम ए है इधर, एक ये भी एम ए है, तो ये हो गया 2ma माइनस के m0 इंटू ए। तो ये mg कैंसिल हो रहा है, ये इधर आ रहा है, तो m0 तो निकालना है बच्चे, m0 कॉमन, g प्लस ए इज इक्वल टू 2ma। आंसर आ रहा होगा 2ma अपॉन g प्लस ए। दिस इज द मास रिमूव्ड। देखो बच्चे ऑप्शन है तो सही, फर्स्ट ऑप्शन है। सही है क्या, तो मैंने एक बार कंसाइज करके दिखा दिया। देखो कैसे किया मैंने, दो इक्वेशन बनाई, पहले नीचे जा रहा है तो mg ज़्यादा होगा, फिर ऊपर जा रहा है तो f ज़्यादा होगा, मास रिमूव्ड है m0, उसको भी हमने कंसिडर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2014 का पुराना क्वेश्चन है, देखो थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं, आपको नहीं दिख रहा हो तो। बड़ा आसान सा है। सिस्टम के अंदर 3 मासेस हैं, m1 m2 m3। ये बच्चे लटका हुआ है, ये दोनों पर रफ सरफेस है, पर हैं, दोनों रफ सरफेस पर हैं, रफ टेबल है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, m1 m2 m3 सारे मास m है, अच्छी बात है। तो बच्चे जब ये नीचे जा रहा होगा ए से, तो ये भी पूरा ए से जाएगा। शॉर्ट तरीके से करो, शॉर्ट तरीके से करते हैं।
क्या शॉर्ट तरीका है बोलो? शॉर्ट तरीके से करें तो हमने बताया था कि नेट मास कितना रहेगा, नेट निकालो। नेट अनबैलेंस फोर्स, ये तो बच्चे इसको नीचे चला रहा है, कितना वेट है इसका, m1g। फ्रिक्शन बच्चे इस पर लगेगी, इधर इस पर लगेगी फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ये है F1 और F2। टेंशन जो है बच्चे ये घर की बात है, तो अनबैलेंस फोर्स कितना होगा बोलो? एक लाइन में करूंगा मैं, देखो अनबैलेंस फोर्स ये हो गया m1g माइनस फ्रिक्शन F1 और F2, ये दोनों मिलकर। F1 कितना है ये, म्यू इंटू m2g, ये भी म्यू m2g, ये दोनों बराबर ही हैं। ये भी बच्चे म्यू इंटू m2g m3g, m3 भी m ही है। ये हो गया m1g माइनस 2 टाइम्स म्यू mg, m1 भी m है तो g कॉमन ले लेते हैं mg कॉमन ले लेते हैं, बल्कि 1 माइनस 2 म्यू, और टोटल मास कितना है बच्चे, m 3 m है एक्सक्यूज मी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, mg इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन टोटल मास हो गया m प्लस m। शॉर्ट तरीका हो गया नहीं बोलो, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। बाबा न्यूटन की क्वेश्चन मत लगाते रहो भैया, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास से सबको शॉर्ट तरीका आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आया बोलो, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, ये रहा आंसर। केवल ये देख लो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कितना है, टेंशन तो घर की बात है, उनसे कुछ नहीं होने वाला ठीक है, चलो आगे। सारे क्वेश्चन आराम से होते जा रहे हैं देखते हैं इसमें क्या है दम। A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed 10 meter per second। तो ये बच्चे ये देखो वही हो गया, कौन एक कार जो है सर्कुलर पाथ में जा रही है, तो पेंडुलम बच्चे जो बॉब लटका हुआ है पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम बना रहा है नहीं, तो जो पेंडुलम जो सस्पेंडेड था ये कार के घूमने से ये पेंडुलम बच्चे ऐसे हो जाएगा, क्यों, ये बन गया कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में जो tan थीटा है ये r है, ये v है, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेयर अपॉन आर जी। v दे रखा है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, r की वैल्यू 0. नहीं, r की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, तो 1 मिनट नहीं, लेंथ है वो तो, रेडियस 10 है, रेडियस भी 10 है बच्चे, ये भी 10 है, तो आंसर 1 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री को पाई में लिखो तो पाई बाई 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बच्चे हम ये वाला ना, अपर हाफ रफ है, लोअर हाफ स्मूथ है, और ये रेस्ट से स्टार्ट होकर रेस्ट में चला जाता है, तो कोई फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक, इसको यदि हम वर्क पावर एनर्जी से कराऊंगा मैं आपको, तो बच्चे एक लाइन में हो जाएगा।
मुश्किल से मैक्सिमम 2 लाइन लगेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा, तो हम इसको वहाँ पर करा देंगे, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी के लिए छोड़ दो इसको। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस हम वर्क पावर एनर्जी से कराते हैं, वहाँ शॉर्ट है बहुत। देखिए इसको 2015 में AIPMT नहीं था, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ये देखिए, a plank with a box of on it at one end is gradually raised about the other end। देखो वही स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तरफ आ रहे हैं। as the angle of friction आपके पास, ये बच्चे थीटा दे रखा है इसने, the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds। 4 सेकेंड में ये नीचे चला जाता है। The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be, चलिए plank in 4 seconds is, कैसे करेंगे? आप एक काम करो, जब बच्चे नीचे पहुंचने के उसमें तो क्या म्यू आप इसी से निकल जाएगा, इसमें ज़्यादा मत दिमाग लगाएं कि म्यू के जो है उससे कम होगा। आप म्यू एस निकाल लो पहले, आप म्यू एस की वैल्यू निकालना ज़रा। म्यू एस की वैल्यू आप देखो, म्यू एस की वैल्यू है बच्चे tan थीटा। तो द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक, तो म्यू एस की वैल्यू tan थीटा है, tan 30 हो गया बच्चे 1/√3। तो √3 की वैल्यू है 1.732। एक मिनट, ऐसा करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। अच्छा, तो ये हो गया बच्चे √3/3। तो ये हो गया 1.732/3, यानी कि ये हो गया 3 5 जा 15, 2 3 5 जा 15 बच्चे 2, एंड ये आपके पास 0.577 हो गया। इसका म्यू एस की वैल्यू 0.577, यानी कि 0.6 से कम ही है। समझ में आ गया? अब दूसरा देखो, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लांक इन 4 सेकेंड। अब अगला वाला पार्ट चलते हैं। 4 मीटर जो है वो प्लांक 4 सेकेंड में नीचे चला जाता है। तो ऊपर से जब नीचे जा रहा है तो मुझे बताइए इसका जो एक्सेलरेशन होगा, S = हाफ एक्सेलरेशन कितना होता है, G इंटू साइन थीटा। अब जरा देखो, जरा उसको इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चलो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, S = हाफ A इंटू T²। अब T जो दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चे, 4 और 4, तो ये भी 4 है, = हाफ G tan इंटू 4 इंटू 4 इंटू साइन 30। साइन 30 हो गया 1/2 माइनस म्यू के। अब देखो इससे कितना टाइम लगेगा, आप देखना, इतना चक्कर में नहीं पड़ना है। इंटू 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 4 तो कर लिया मैंने। तो यही तो वो देखना चाह रहे हैं कि आप इसको करना नहीं है, आपको इस मेथड को क्यों कर रहे हो आप। इससे समझ में आ गया कि 0.6 से कम है, तो 0.6 से कम है, और वो बच्चे म्यू के जो है 0.6 से भी थोड़ा सा कम होगा, और कोई ऑप्शन नहीं लग रहा। देखो 0.5 एंड पॉइंट, तो पहले आ रहा है आपके पास स्टैटिक, स्टैटिक पहले बड़ा वाला होना चाहिए, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, रूल आउट करो, ये भी नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है। आपको रूल आउट ये नहीं करना है मेथड, डोंट डू दिस।
तो आपको शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। आपको ये समझ में आ गया कि 0.577 है, उससे मतलब 0.6 से तो कम ही है ना, लेस देन 0.6 हुआ, इसकी वैल्यू लेस देन 0.6, और म्यू के की वैल्यू तो बच्चे 0.6 से भी कम है। तो आप रूल आउट करके कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो ये गलत है। ये आपके पास 0.4 तो है ही नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 0.577 है, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते। इसका मतलब केवल एक ऑप्शन ही आपका ठीक बैठ रहा है। आया आपको समझ में? तो आप देख रहे हो क्वेश्चन हम आराम से कर पा रहे हैं, ऐसे टफ तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। और चलते हैं, ये देखो, ये मैंने कराया था आपको क्वेश्चन, यदि आपको याद आ रहा हो। ये देखो, ये क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना सी, ये जो सी है ये फ्री है, ये आपका फ्री हैंड हो रहा है, यहाँ पर फ्री है, ये फ्री था आपका। फोर्स यहाँ से लग रहा है, फोर्स 14 लग रहा है, ये बच्चे 4 का है, ये 2 का है, ये 1 का है। तो जो फोर्स है 14, ये 4 + 2 + 1 इंटू ए, पहली इक्वेशन। अब ये पूछ रहा था कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच में पूछ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि इसको मत लो, ए को, बी और सी को कंबाइन कर लो, बी एंड सी कंबाइन कर लीजिए। बी और सी कंबाइंड होगा कितना है बच्चे, बोलो? 2 + 1 = 3। कितना फोर्स लग रहा है ये पूछ रहा है, एफ, इसको एफ डैश मान लेते हैं। तो एफ डैश जो है वो भी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा, कितना प्रोड्यूस कर रहा है बोलो? एफ डैश = 2 + 1 इंटू ए, तो यानी कि एफ डैश अपॉन एफ 14 = 3 इंटू ए अपॉन 7 इंटू ए, ये 7 हो गया, इसे ये कैंसिल हो गया, 7 × 2 = 14 हो गया। तो एफ डैश कितना आ रहा है बच्चे? 6 न्यूटन आ रहा है। ये लो आंसर। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं करा चुका हूँ। नहीं, ये भी नहीं कराया क्या? ये लाइट स्ट्रिंग करने के ये हो जाएगा था। टेंशन द स्ट्रिंग इज, अच्छा टेंशन पूछ रहा है। अच्छा देखते हैं, एक्सेलरेशन वाला तो करा दिया था मैंने। ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल ले लेते हैं यहाँ पर, इस पर एक ब्लॉक m1 रेस्ट में है। ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासिस ओवर ए पुली, यहाँ पर एक पुली है और एक लाइट स्ट्रिंग इससे पास होकर ऐसे जा रही है। एट द एज ऑफ टेबल एंड फ्रॉम इट्स अदर एंड अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास m2 को यहाँ से सस्पेंड कर रखा है, ये m2 है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू के, अच्छा ओके, ये म्यू के है। When the block is sliding on the table, the tension in the string is, अच्छा स्लाइड कर रहा है, टेंशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन भी है। तो सबसे पहले बच्चे आपको एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। जो m2g है इसका वेट m2g है, m2 का। पीछे की तरफ बच्चे लग रहा होगा फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना है? = म्यू के इंटू एन, एन ऊपर लग रहा है आपको पता है। तो फ्रिक्शन जो होगा ये होगा म्यू के इंटू एन, एन किसके बराबर है? mg के, m क्या है? m1g। तो अनबैलेंस फोर्स कितना होगा, जैसे मैंने अभी कराया आपको इससे पहले, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास से क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बोलो? शॉर्ट तरीका है, बाहर से जो फोर्स लग रहा है बच्चे वो m2g है, माइनस एक ये फ्रिक्शन लग रहा है, माइनस के म्यू के इंटू m1g है, अपन टोटल मास कितना हो गया? m1 + m2।
ये तो हो गया एक्सीलरेशन। अब जो टेंशन निकालते हैं बच्चे, पीछे वाले लास्ट वाले से निकाल लो, इससे निकालो। तो टेंशन इज इक्वल टू, पीछे फ्रिक्शन भी लग रहा है नहीं, तो ये तो फंसाएगा आपको, तो बच्चे फिर तो इसको लेना ही पड़ेगा। आ गया बच्चे। अब M2G को ले लेते हैं, ये रहा M2G। तो नीचे जो लग रहा है वो है M2G, ऊपर है T, क्योंकि वो म्यू के प्यू के लाना पड़ेगा, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। नीचे जा रहा है A से, तो M2G ये सही रहेगा, माइनस के T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। अब सही है बच्चे। तो T इज इक्वल टू कितना आ रहा है, M2 टाइम्स इंटू G माइनस ए, और बच्चे A की वैल्यू यहाँ से रख देना। सही है, क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं था ना, इसलिए ये स्मूथ सरफेस नहीं है। तो T इज इक्वल टू कितना आ गया, M2, G कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कितना आ रहा है बच्चे बोलो, M2 माइनस म्यू के M1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहां पर जो मैंने किया है बच्चे, ये मेन चीज है कि आपको 1 माइनस ऐसे आएगा, जी तो मैंने ये वाला कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस M2 माइनस म्यू के M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो बच्चे ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल होगा देखो, M1 प्लस M2 एलसीएम लिया, तो M1 प्लस M2 माइनस M2 प्लस म्यू के M1, क्या कैंसिल हो रहा है, M2 कैंसिल हो रहा है। तो आंसर आ गया आपके पास, M1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो M1 M2 G इंटू 1 प्लस म्यू के डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यस, गुड क्वेश्चन। देखो मैंने अब आपको पूरा दिखा दिया, तो एक बार दोबारा देख लो कैसे किया मैंने। देखो इसमें क्या है कि ये और ये M2G नीचे लग रहा है और म्यू के M1G पीछे लग रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया M2G माइनस दिस, ये A निकाल लिया। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए ले लो, इसके लिए लोगे थोड़ा स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि टेंशन म्यू फ्रिक्शन भी लगेगी, म्यू के M1G लेना पड़ेगा, T माइनस म्यू के M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ये आसान था, इसमें बस सीधा हो गया, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। तो स्टेप्स आपको देखने पड़ेंगे कौन से आसान है, जिसमें टाइम आपका कंज्यूम ना हो ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, अब आगे ज़्यादा टफ नहीं है। अब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को और ले लेता हूं मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये इन्होंने ब्लॉक, ये एनसीईआरटी का दे दिया है इन्होंने, ठीक है, एनसीईआरटी से पूरा उतार लिया है इन्होंने, ये सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें ब्लॉक वहाँ पे मैन था, यहाँ पे एक इनर वॉल दे रखा है, तको में फ्रिक्शन दे रखा है वॉल एंड सिलेंडर में, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। अच्छा, व्हेन द वर्टिकल cylinder is when the cylinder is vertical and rotating about its axis, ठीक है, और इनर वॉल से रखा हुआ है। तो ये देखो बच्चे हमारे पास, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, डेटा हम इसमें से ले लेंगे। ये है हमारे पास सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, तो थोड़ा सा अंदर का पोर्शन भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा अंदर का पोर्शन इसका निकाल के दिखाते हैं। नहीं, ये थोड़ा
ये अंदर का पोर्शन दिख रहा है। ये बच्चे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसको आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। यहां बच्चे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, वॉल से टच कर रहा है, तो मुझे बताओ ब्लॉक रखने पर क्या ये ब्लॉक भी तो सर्किल बनाएगा? ये भी तो सर्कुलर मोशन में है या नहीं? ऐसे ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही आपके पास सर्कुलर मोशन में है ऐसे। तो इस पर क्या लग रहा होगा, जरा फोर्स बोलो, mg। अब जैसे हम सर्किल में घुमाते हैं तो मैंने बताया था कि हमेशा सेंटर से अवे जाने की कोशिश करता है ना, इनर्शिया की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं इसको। तो सेंट्रीफ्यूगल से की वजह से ये वॉल को पुश कर रहा है। वॉल कागज की तो बनी नहीं, निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए क्या करेगा ये, इसलिए ये इसको अंदर की तरफ पुश करेगा। कौन? वॉल इसको पुश करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ने इसको पुश किया होगा इनसे। ये बच्चे ड्यू टू ब्लॉक। अब एक्शन रिएक्शन तो आपके मर्जी है। ये बच्चे रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ वॉल। वॉल का रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ वॉल, रिएक्शन ऑफ वॉल। एक मिनट बच्चे, ये रिएक्शन है तो मैं थोड़ा साफ सा रखता हूं। रिएक्शन। अब ये जो एन है ये क्या काम करेगा? सेंट्रीपिटल का काम करेगा। दिस विल एक्ट एज, सॉरी इसको नहीं दिख रहा, सेंट्रीपिटल का काम करेगा। बस सेंट्रीपिटल ये मिल गया, नीचे स्लाइड कर रहा है। फ्रिक्शन बच्चे इसके बचाव में आ जाएगी ऊपर। ये स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं, रुकना है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ एस स्टैटिक। अब आप बताओ कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगी वो इसके वेट को बैलेंस करेगी, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटीपिटल दे रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वेयर बाई आर। अरे यार ये मैंने क्या लिख दिया, वी स्क्वेयर बाई आर, यानी क्योंकि वी जो है आर ओमेगा है, तो एम वी स्क्वेयर बाई आर जो सेंट्रीपिटल है वो क्या बन गया, इसको ऊपर ले लिया मैंने, तो ये बन गया एम इंटू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन आर से आर कैंसिल हो गया। इसलिए सेंट्रीपिटल जो फोर्स था बच्चे ये एम ओमेगा स्क्वेयर आर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब सारी बातें इसमें डाल दो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा वो मैक्सिमम स्टैटिक से, लिमिटिंग से कम होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बच्चे म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, वो ये रहा एम जी। इसका मतलब एम जी की वैल्यू इज लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू क्या है, ये यहाँ रखो, एन की वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वेयर आर। एम से एम कैंसिल कर देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू बच्चे क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू जी अपॉन म्यू एस इंटू आर अंडर रूट, म्यू एस अपॉन आर अंडर रूट। आर को जो है फिर दोबारा से साफ साफ बना देता हूँ, आर। जी की वैल्यू क्या दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू बोलो, जी की वैल्यू 10 है। म्यू एस दे रखा है कुछ, देखो जरा एक बार, म्यू एस इज 0.1 and radius is 1, okay, 0.1 and radius is sorry 1 1 1 1 1। तो ये हो गया बच्चे ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट 10 इंटू 10, यानी ओमेगा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ओमेगा की मिनिमम वैल्यू बच्चे 10 रखनी पड़ेगी आपको।
समझ में आया आपको? देखो ओमेगा, इस समझ में आ गया सबको? मैं थोड़ा छोटा करके दिखा दूं एक बार, पूरा कंसोलिडेटेड। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इसके बाद अब हमारा और क्वेश्चन पोस्ट कर दो, यदि किसी को डाउट आ रहा है तो और क्वेश्चन डाल देना, कि और कमेंट्स करो कि सर और क्वेश्चन करा दें, तो एक सेशन में और ले लूँगा। आज मुझे बताना, एक सेशन और ले लें डाउट्स का, या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी शुरू करें, ठीक है। तो ये मुझे डाउट में बता दे, उसमें बता देना कमेंट करके। तो आई एंड द मीटिंग नाउ। ओके बच्चे।